In our last session, we have covered the topic of exceptions to law of supply. सब कुछ याद है? जहाँ पे 2 पॉइंट बाकी थे. Exceptions to law of supply, breaking of law of supply. 5 पॉइंट लिखा है थे. उसमें 3 पॉइंट समझाए थे. 2 पॉइंट बाकी है. एग्जाम्पल लेता हूँ. सप्लाई ऑफ लेबर, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई ऑफ लेबर. 8 hours, 10 hours, 8 hours. लास्ट लेक्चर. अरे जब वर्कर के पास घिचुक का पैसा आ जाता है, उसके पास 10 रुपया एक्स्ट्रा था, 2 hours भी एक्स्ट्रा था घिचुक करने के लिए. अरे घर पे तो 10 घंटे बाद ही जाएगा, बीवी को तो 100 रुपया ही देगा. अब उसके पास 10 रुपया भी एक्स्ट्रा है, 2 hours भी एक्स्ट्रा है खुद के घिचुक के लिए. Even at higher wages, the worker is not ready to work for more hours. आपको घिचुक भी आती है. दूसरा एग्जाम्पल था सेविंग्स. वो परेश रावल बूढ़ा अंधा अंधी 1000 रुपया एक महीने का कमाना है, तो 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करेगा. अगर ब्याज बढ़ के 2% हो जाएगा तो अपोजिट 50,000 ही इन्वेस्टमेंट करेगा. तो इवन एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट द पर्सन इज नॉट रेडी टू इन्वेस्ट मोर मनी. तीसरा था अर्जेंट नीड ऑफ मनी. बिकॉज ऑफ माई वन ऑफ फैमिली मेंबर एडमिटेड इन ICU, पौने 2 महीना, 4.25 लाख का बिल. आपको एग्जाम्पल याद है कि नहीं? ये नहीं पढ़ा है मैंने कुछ भी सब. अरे पौने 4 लाख में वो खोली बेच दिया. अर्जेंट नीड ऑफ मनी. और एक मेरा फ्यूचर अमिताभ के बाजू का बंगलो 7 करोड़ देना बाकी था. याद आया? सस्ते में शेयर्स बेच देने का, वरना 5 करोड़ भी गया, बंगलो भी गया, और सबसे बड़ा लॉस ऐशोभा भी गए. यस और नो? यस. अब उसमें 2 पॉइंट बाकी है समझाने. सर हो गया. लास्ट में दोनों पॉइंट हो गए. सेविंग समझा दिया. आर यू श्योर? यस. सेविंग समझा दिया. अरे सॉरी, सेविंग नहीं, सेल्फ कंजम्पशन और रेयर गुड्स भी समझा दिया. अच्छा, और 4 डायग्राम भी हो गए. लास्ट लेक्चर वही करवाया. तो दोनों पॉइंट बाकी थे वो समझा दिए, और 4 डायग्राम हो गए, नाइन हो गया. बराबर ना? अरे एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, 5 डिस्टिंग्विश और 6 शॉर्ट नोट्स, 11 क्वेश्चन एक साथ हो गया ना उसका. वेरी नाइस. टुडे आवर टॉपिक इज, पहली 5 मिनट थोड़ा ध्यान से सुनना. इट इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई कर्व. एक्चुअली एक ही चैप्टर में ऐसे 2 क्वेश्चन. एक क्वेश्चन का नाम है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. नाम से समझ में आना चाहिए, ये दोनों अलग अलग शॉर्ट नोट है. इंडिविजुअल का मतलब, मैं घर पे नहीं हूँ. इंडिविजुअल का मतलब सिंगल, एक. ठीक है? जब कोई अकेला बिजनेसमैन, सपोज मैं अकेला बिजनेसमैन हूँ, तो मैं जो सप्लाई करूँ उसके बारे में शेड्यूल एंड कर्व, तो बनेगा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. इसको मैं ना तो लिखाने वाला हूँ, ना तो पढ़ाने वाला हूँ, ना तो समझाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें मैं चीटिंग सिखाने वाला हूँ. कुछ लेक्चर पहले हमने नोटबुक में एक क्वेश्चन लिखा है, उसको सर्च करो. स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई मिला ऐसा कोई क्वेश्चन? मिला? पहले हमने स्टेटमेंट लिखा था, अब उसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा था. इट मींस लोअर द प्राइस, लोअर द सप्लाई, हायर द प्राइस, हायर द सप्लाई, सब कुछ लिखा था. मिला? फ्रेंड्स, नोटबुक कंप्लीट करो एंड प्लीज वॉच द वीडियो लेक्चर्स. एटलीस्ट चैप्टर 3A, चैप्टर 3 तो बार बार देखना पड़ेगा आपको. अकेला चैप्टर 3A और चैप्टर 3 भी आपके 24 मार्क्स है आउट ऑफ 80 मार्क्स. पास होने के लिए आपको 28 मार्क्स चाहिए. सिर्फ चैप्टर 3A और 3 भी आपको 24 मार्क्स दे सकते हो. बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ.
इससे अच्छा क्या हो सकता है लाइफ में? किसी 2 चैप्टर पढ़ाओ 24 मार्क, और वो अगर समझा, इसका ठीक उल्टा यहाँ पे करते जाना है। अब अगर आपने वो क्वेश्चन ध्यान से देखा है ना, तो वहाँ पे एक चीज लिखाई है, द फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। मिला? फिर एक टेबल लिखा है आसान वाला, प्राइस ऑफ एक्स इन रुपीज, सप्लाई ऑफ एक्स इन यूनिट्स, जहाँ पे 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 30, 25, 30, 30 मिला? उसके जो उसको एक्सप्लेन किया है देखो, when the price was rupees 10, supply was 10 units. When the price rises from rupees 10 to rupees 30 per unit, supply also rises from 10 units to 30 units. There is direct relationship between price and supply. मिला? फिर एक सप्लाई कर्व बनाया है, डायग्राम, और एक डायग्राम बनाया है, वहाँ पे नीचे लिखा है इन द डायग्राम सप्लाई इज ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस इज ऑन वाई एक्सिस, एस इज द सप्लाई कर्व, स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मिला? सप्लाई कर्व हैज पॉजिटिव स्लोप। फ्रेंड्स, वो जो चीजें है ना, वही आपका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है। समझा? समझा? हेलो, कुछ समझा? वही अपना इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है। ठीक है, इसलिए उसको ना लिखा रहा हूँ, ना समझा रहा हूँ, तो वो तो हो चुका है। लॉ ऑफ सप्लाई के आंसर से चुरा लेंगे। एग्जाम में उसके चांस कम है क्योंकि वो लॉ ऑफ सप्लाई में आ चुका है, इसके चांस सबसे ज्यादा है। अब एक वर्ड में चेंज कर रहा हूँ, इंडिविजुअल निकाल दिया। लिखने की घाई मत करो, समझना है बहुत कुछ। लिखने में तो आसान है काफी है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई का मतलब एक से ज्यादा सेलर है। अरे समझ रहा है? अब मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल का मतलब क्या होगा? तो इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ये टेबल के फॉर्मेट में है तो उसको शेड्यूल बोलेंगे। अरे इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, उसमें क्या होता है? बोले इसमें एक से ज्यादा सेलर। ओके, इट इज नथिंग बट शोइंग quantity supplied by all the sellers in the market at various prices. Suppose एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, मेरे पास 3 सेलर हैं, 3 इडियट्स हैं, राजू, फरहान एंड एंजो। अरे 3 इडियट्स हैं। ओके, एक फ्रूट मार्केट है, सपोज एक फ्रूट मार्केट है, एक बंदा संतरा बेच रहा है, दूसरा नींबू बेच रहा है, ऐसा मान लेते हैं यूं ही। एक मौसम बेच रहा है, चीकू बेच रहा है, ऐसा मान लेते यूं ही, कुछ भी फेंकम फेंक, कुछ भी। ओके, और ये तीनों जो चीज सप्लाई करेंगे उसका टोटल लास्ट कॉलम में टोटल सप्लाई A प्लस B प्लस C। ठीक है, आप समझ रहे मैं टेबल क्या बना रहा हूँ? बहुत इजी टेबल बनाया मैंने, आपको तुरंत याद रह जाए ऐसा। ओके, सब प्राइस है 10 रुपया। उस वक्त सेलर ए है ना, वो 100 यूनिट बेच रहा था। आप 100 किलोग्राम बोलो, 100 यूनिट बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। ये 100 बेच रहा है। B कितना बेच रहा है? 200, 10 रुपये भैया। C कितना बेच रहा है? 300। तीनों मिला के कितना हो रहा है टोटल? 600। अब सब में 100 ऐड कर देंगे क्योंकि हायर द प्राइस हायर इज द सप्लाई। अरे लॉ ऑफ सप्लाई तो वही है ना। सपोज प्राइस 10 से 20 रुपया हो गया, तो अब A कितना बेचेगा? 200। B कितना बेचेगा? 300। C कितना बेचेगा? तीनों को ऐड करके। समझ रहा है? अरे समझ रहा है? जब प्राइस बढ़ के 30 रुपया हो गया, अब A कितना बेच रहा है? 300, B 400, ये 500, तो टोटल 1200। प्राइस बढ़ के 40 हो गया, तो अब 400, 500, 600। प्राइस बढ़ के 50 हो गया, 500, 600, 700। और ऐसी एक ही चीज याद रखनी है, पहला 100 से शुरू किया है ना, बराबर ना, फिर 200, 300। अरे टोटल तो हो ही जाएगा अपने आप। फिर यहाँ पे 200 लग जाएंगे। अरे सब में 100 बढ़ा दे जा रहा हूँ, तो टेबल तो याद हो भी गया। यस, आसानी से समझ में आ गया। जब कोई एक चीज का प्राइस 10 रुपया था, तो पूरे मार्केट में सप्लाई कितनी हो रही थी? 600 यूनिट। प्राइस बढ़ जब 50 तक पहुंच गया, पूरे मार्केट में सप्लाई कितनी हो रही है? 1800 यूनिट। तो लोअर द प्राइस लोअर इज द सप्लाई, हायर द प्राइस हायर इज द सप्लाई। तो ये इट्स अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग टोटल क्वांटिटी सप्लाइड इन मार्केट बाय ऑल द सेलर्स, मतलब बाय एडिंग सेलर A प्लस सेलर B प्लस सेलर C। ये एक एग्जांपल के तौर पे जब मैं इसी शेड्यूल को डायग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ध्यान से, जब मैं इसी शेड्यूल को डायग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? बहुत इजीली समझ में आएगा। प्राइस इज ऑन Y एक्सिस, टोटल सप्लाई इज ऑन X एक्सिस।
तो यहाँ पे 0, तो 10, 20, 30, 40, 50 सप्लाई प्राइस समझ में आ गया। अच्छा अब यहाँ पे 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800। आपको पता है 300 पे लाइन का को नहीं माना, 300 पे लाइन का को नहीं माना। शेड्यूल में 300 है, शेड्यूल में 300 है, द आंसर इज नो, शेड्यूल में 300 नहीं है, राइट? अरे यस और नो, इसलिए 300 पे लाइन नहीं मारा। तो लिखा है आपके हिसाब से 300 लिखा है। सुनो मेरी बात, अगर मैं सीधा 600 से शुरू करता ना तो पहला 600 आता, फिर 900, नहीं समझ में। अरे यस और नो, तो यहाँ पे सिर्फ 300 दिनों का फर्क था। 10th स्टैंडर्ड एल्जेब्रा ग्राफ, अगर पहला डिस्टेंस अलग आता है तो आपको जिगजैग बनाना पड़ता है। अरे जिगजैग, सर वी आर एसपी स्टूडेंट्स, अरे 10th में तो एल्जेब्रा था कि नहीं था? तो ग्राफ का चैप्टर था, पता है सब जिगजैग करते थे। यस, वो जिगजैग का मच ना हो, दैट्स व्हाई वो जिगजैग का मच ना हो, इसलिए मैंने 300 का इक्वल डिस्टेंस रखा। अब इसको हम क्या समझेंगे, तो इट्स नथिंग बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज नथिंग बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग टोटल सप्लाई का, इट्स मार्केट सप्लाई का। तो ये बन जाएगा मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ये बन जाएगा मार्केट सप्लाई कर्व, जहाँ पे different three sellers are selling this many types of quantities at this various prices। ऐसा इसका मतलब निकलता है। अब आप में से जिन लोगों का IQ बहुत अच्छा है उनको मैं थोड़ा परेशान करना चाहूँगा। ये जो वर्ड है ना मार्केट, इसको थोड़ा पकड़ के रखना। मार्केट, मार्केट का मतलब कोई एक सिंगल सेलर नहीं है, ये तो मानते हो? यस। अब अपने में से किसी को भी अगर चैप्टर 1 थोड़ा भी याद आ रहा हो, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, वहां पे एक डेफिनेशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड्स, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज एक्सेट्रा। वीडियो लेक्चर में बार ये रिपीट हुआ था, नोटबुक में लिखने को बोला था, हमने लिखा नहीं वो अलग बात है। हम नोटबुक बनाने वाले हैं नहीं, कुछ भी करें सर आप कितना भी चला, हम जो है वही रहेंगे। ठीक है, अगले साल मुझे ढूंढना वापस, और मैं नहीं मिलूंगा वो लिख के देता हूँ। F5 को मैं ढूंढना और नहीं मिलूंगा। ओके, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे वापस काम लगने वाली है। जब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस किया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स को, उस वक्त वापस एक डेफिनेशन पढ़ाया था जो ये बोल रहा था कि मैक्रो इकोनॉमिक डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी but with aggregates of these quantities, not with individual income but with national income, not with individual prices but with general price level, and not with individual output but with national output। साथ में एक बात और सिखाई गई, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज अबाउट द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। याद करो, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हो तो वो इंडिविजुअल स्टडी होता है, जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हो तो पूरे गांव की पंचायती करनी होती है, बराबर है। नाउ माय क्वेश्चन इज, यहाँ पे बड़े मार्केट सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई कर्व, मतलब ये इंडिविजुअल सेलर नहीं है। अरे अकेला सेलर नहीं है ना, देखो ये तो मैंने 3 एग्जांपल दिए ABC। अगर मैं चाहता तो 3000 सेलर को बिठाना, और तो फिर पूरा इकोनॉमिक्स उसी में खत्म हो जाता एक ही आंसर में, इसलिए हमने 3 पे रोक दिया, पर 1 से ज़्यादा है, बराबर है। तो फिर ये टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का है? मैक्रो का है, यस और नो? यस। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूँ, पहले जो 5 चैप्टर आपके पहले 5 चैप्टर वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस के हिसाब से, और छठा चैप्टर जो है इंडेक्स नंबर, वहाँ से मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है।
और ये टॉपिक चैप्टर 4 में है। अगर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है तो मार्केट वर्ड कैसे आया, और अगर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का है तो चैप्टर 4 में क्या करना है। सर एक रिक्वेस्ट करें, सुबह सुबह का को कांड नहीं करना। सर हमने आपको कुछ पूछा क्या, आपको समझाना है समझाओ, हमें कोई डाउट नहीं आपके ऊपर, हमें पूरा भरोसा, आप जो बताओगे सब बराबर ही होगा सर। You are most sincere students of the world, no doubt at all. आपको लाइफ डाउट जैसी कोई चीज कभी होती ही नहीं, क्योंकि डाउट क्लियर करने के लिए क्या ये खींचना पड़ता है ना, कौन इतना टेंशन खा लेगा। सर पूरा भरोसा है, आप जो बोलो सब सच। अगर आपका IQ बहुत अच्छा है ना तो समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों होगा। कितने प्रतिशत भारतीय को ये लग रहा है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। एक बात और क्लियर करो, चैप्टर 3A में डिमांड के ये भी ऐसा है, 2 क्वेश्चन है और मैंने इसको छुआ तक नहीं है चैप्टर 3A के। मैं राह देख रहा था कि ऑफलाइन लेक्चर कब शुरू हो और लाइव आपके थोबड़े देख पाऊँ। अगर ये समझ में आएगा तो वो समझना थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाएगा। चैप्टर 3 में भी ऐसे 2 क्वेश्चन, वो डिमांड की भी है, ये सप्लाई की भी है, बस इतना सा फर्क। क्या लग रहा है आपको, ये मैक्रो है कि माइक्रो है? चैप्टर 3 में जो 2 क्वेश्चन है वो भी बताइए। एक का नाम है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, अरे सप्लाई का डिमांड हो जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और दूसरा क्वेश्चन है वहाँ पे मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व। ठीक उल्टा, ये सप्लाई है वो डिमांड है बस। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ आपको, अगर देखो जिनका भी नॉलेज अच्छा जा रहा है ना, आई एम गोइंग फॉर कंपेरेटिव स्टडी। कोई भी एक चैप्टर से एक आंसर उठाता हूँ, उसका दूसरा जो तीसरा जो क्वेश्चन का कनेक्शन निकलता है वो सब कनेक्ट करते जा रहा हूँ। मतलब एक साथ 2-2, 3-3 आंसर होते जा रहे हैं। लास्ट सेक्शन भी ऐसा किया था हमने, 4 डायग्राम सीखे, 11 क्वेश्चन हो गए, और मैंने बोला था कि घर पे आके डिमांड के लिए देख लेना, वहाँ पे ठीक इसका उल्टा क्वेश्चन है, ऐसा ऐसे सेम 11 क्वेश्चन है डिमांड के लिए। मतलब हमने एक लेक्चर में 22 क्वेश्चन कवर किए। अगर लेक्चर समझ में आया, घर पे आके वीडियो लेक्चर देख लिया तो काम हो गया। चैप्टर 3A सब चल रहा है, ये सब डिमांड के लिए देख रहा हूँ, और घर पे आके 3-3, 4-4 बार देखो, कोई मना नहीं है, उतना स्कोर हो जाएगा। अरे मेरा यूट्यूब चैनल पे उतना लाइक्स बढ़ेगा ना, व्यू बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। ओह गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या लग रहा है आपको, टॉपिक माइक्रो का है कि मैक्रो का है? सर एक बात पक्की, हम नेक्स्ट लेक्चर से आने वाले नहीं, आपको चीज़ का रखना उसका रखना। हमारा ये फर्स्ट ईयर का आखिरी लेक्चर है, ये टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही है। एक मार्केट वर्ड से आप ये बोल सकते हो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। पता है क्यों? अगर आपने मेरे एग्जांपल को ध्यान से सुना होता ना, समझ पा रहे। मैंने कहा कि एक फ्रूट मार्केट है, उसमें 3 सेलर बैठे हैं, लेकिन एक फ्रूट मार्केट है, मतलब पर्टिकुलर कमोडिटी की बात कर रहे हो, फ्रूट्स। अरे ये सोचो, जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड यूज करोगे ना, तो मैंने क्लियर कट कहा, इट स्टडीज अबाउट द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी। जब आप पूरे देश की पंचायती कर रहे हो, फ्रॉम वन सिंगल नीडल टू वन सिंगल एरोप्लेन, एक सुई से लेकर एक एरोप्लेन तक, जब सब कुछ एक साथ सोच रहे हो, तब जाके वो चीज बनती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो एक मार्केट वर्ड का मतलब ये होता है, मार्केट तो मार्केट ही रहा है ना, देखिए अच्छा मार्केट में सिर्फ फ्रूट ही मिलते हैं और कुछ नहीं मिल रहा है। आप जोगेश्वरी मार्केट में स्टेशन रोड पे निकलो, सिर्फ फल वाले बैठे हो, कोई नहीं। अरे कपड़े वाला किधर जाएगा, यस और नो? बर्तन वाले किधर जाएंगे, साबुन किधर जाएगा, तेल किधर जाएगा, किराने वाला किधर जाएगा? सिर्फ फ्रूट वाले थोड़ी बैठे हैं। नो,
और एक बात बताऊँ, ये जोगेश्वरी स्टेशन का जो मार्केट है वो भी एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आएगा, तो वो सिर्फ आप जोगेश्वरी के मार्केट की बात कर रहे हो। जब आप पूरे देश की पंचायती सोच रहे हो तभी वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बन रहा है, तब तक नहीं। तो मेरे इस एग्जांपल में 3 सेलर है, तीनों फल बेच रहे हैं, मतलब ये एक लोकल मार्केट की बात है, समझा? इसलिए टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही है। फ्रेंड्स, चैप्टर 1 में मैंने एक बहुत सुपर एग्जांपल दिया था माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस को समझने के लिए। ये एग्जांपल आगे जाके वापस भी रिमाइंड कराऊंगा। ये वो बेहतरीन एग्जांपल है जो आपको मेरे अलावा नो वन कैन एक्सप्लेन, और मैं नहीं बोल रहा हूँ ये। फ्रेंड्स, मैं यहाँ से कुछ नाम नहीं बोल पाऊंगा, अदरवाइज आपको पता हो तो कांदीवली में KES कॉलेज है, नाम सुने कभी? KES कॉलेज का नाम है, एक बालभाटी कॉलेज है। मैं कांदीवली वेस्ट की बात कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, फिर अंधेरी में MBA है। ओके, अंधेरी में एक और कॉलेज है, दादर में एक कॉलेज है। ये सब कॉलेज के प्रोफेसर्स मुझे मैसेज सेंड कर चुके हैं मेरे यूट्यूब वीडियो लेक्चर देखने के बाद। आप तो नहीं देखते होंगे, प्रोफेसर्स लोग देख रहे हैं। और उन्होंने मुझे चैप्टर 1 जब कंप्लीट हुआ तो ये सब कॉलेज के प्रोफेसर्स ने फिर मुझे मैसेज सेंड किया है कि थैंक यू सो मच टू एक्सप्लेन दिस टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स। आप लोग नहीं देख रहे हो, इट्स अ ग्रेट मिस्टेक, क्योंकि ये वो एग्जांपल है जो कोई बुक नहीं दे पाएगी आपको समझने के लिए। कोई भगवत गीता, कोई बाइबल, कोई कुरान नहीं समझा पाएगा। ये इतनी बड़ी लाइफ की फिलोसॉफी है जो कहीं से नहीं निकलेगा। सब कुछ चोपड़ी में नहीं होता है, अपनी खोपड़ी में होता है। वापस मैं उस पर आऊँ तो स्पीड में निकालूंगा वो एग्जांपल, अगर कभी चांस मिल गया तो। वरना चैप्टर 1 में आपको सिखाया गया है, जो बड़े बड़े कॉलेज के प्रोफेसर मुझे थैंक यू बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ इतना बेहतरीन एग्जाम्पल हमको समझ में आया। मैं यहाँ से नाम नहीं बोल पाऊँ फ्रेंड्स, सम ऑफ द प्रोफेसर्स इन कॉलेज, वो लोग अपनी नोट्स रिफर कर रहे हैं इको की, जो मैंने आपको दिया है ना यहाँ का, ऐसे नोट्स वो रिफर कर रहे हैं मेरा लिखा हुआ, और फिर बच्चों को पढ़ा रहे कॉलेज में। मैं यहाँ से नाम नहीं बोल पाती, इट्स एथिकल पॉइंट। तो ये चीज़ों में फर्क होता है, डोंट मिस इट। ओके, तो अब अपने को ये सब कवर करना है। अच्छा, डाउट क्लियर कि ये क्यों माइक्रो इकोनॉमिक्स है? और कोई डाउट? एनी अदर डाउट? नो। हेडिंग लिखो, मार्केट सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई प्रॉफिट। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर तक ये क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ा था और वो बोर्ड एग्जाम में पूछते भी नहीं थे, पर इस साल नए सिलेबस में इसका इम्पोर्टेंस बढ़ चुका है, तो इस बार चांसेस है अब मार्केट सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई कर्व। It is a tabular representation. It is a tabular representation. Tabular, TABULAR. It is a tabular, मतलब टेबल के फॉर्मेट में होता है। It is a tabular representation showing total quantity supplied, showing total quantity supplied in market, supplied ED आएगा ये, total quantity supplied in market by all the sellers, by all the sellers
at different prices. At different prices. At different prices. अब अच्छे से टेबल लिखो, सिर्फ टेबल लिखना, अच्छे से प्रॉपरली. टेबल डन. सिर्फ टेबल लिखना है मेरे. तो टेबल में कुछ था भी नहीं है, तो अगर याद रहेगा तो यूं लिख पाएंगे. एग्जाम में तब नहीं बनाओगे. टेबल डन. चलो नीचे लिखेंगे. From the table we get. From the table we get. From the table we get quantity of total supply. Quantity of total supply. By adding, ADDING, by adding supply made by all the three sellers. Supply made by all the three sellers. Supply made by all the three sellers. That is seller A, seller B and seller C. Seller A, seller B and seller C. अब क्लोज जाएगा. स्ट्रेस मत लेना, कोई बड़ी मेजरमेंट का जरूरत नहीं है. एक सिंपल फ्रेंडली एडवाइस. पहले अगर ये सप्लाई को बना दिया ना पहले, तो ये मकड़े का जाना काफी इजी है बनाना.
छींक आएगी, शगुन आया कंफर्म एग्जाम में आएगा। तो छींक खाया तो अभी आएगा ही शगुन हुआ। आप लोग मजाक कर रहे हैं, सच में लिखने का छींक आए होंगे ऐसा लिखने का। डायग्राम डन, करें स्टार्ट। राइट डाउन, एक मिनट में आधा मिनट बनता है। चलो स्टार्ट। राइट डाउन, मार्केट सप्लाई कर्व इज, मार्केट supply curve is a graphical representation, is a graphical representation showing total quantity supplied, showing total quantity supplied by all the sellers, by all the sellers in market. Next line, in the diagram, total quantity supplied, अब 2 बार आएगा एग्जाम। अरे मतलब जुलाई के एग्जाम में वापस आएगा ऐसा। टोटल क्वांटिटी सप्लाइड is on x axis, is on in the diagram, total quantity supplied, total quantity supplied is on x axis, total quantity supplied is on x axis and price is on y axis, and price is on y axis, and price is on y axis. Next line, SS is, SS 2 बार S लिखना, SS is market supply curve, is market supply curve, slopes upward from left to right, slopes upward from left to right. क्लियर, समझा फ्रेंड्स? अब हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक को टच कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एक्चुअल सिलेबस में टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ऐसा टॉपिक का नाम है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, इफ़ यू आर मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, सप्लायर, सेलर, बिजनेसमैन, आपके बिजनेस को चलाने का जो खर्च होता है उसको बोलेंगे कॉस्ट, और आपके बिजनेस से आप जो कमाई करते हो उसको बोला जाएगा रेवेन्यू। तो एक्चुअल टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। पंकज क्लासेस चलाने के लिए सिटीजन को 2 चीज़ सोचनी पड़ती है, क्लासेस चलाने का खर्च कितना आता है, क्लासेस से क्या कमा रहा हूँ। अगर मैं अपना खुद का इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ तो मुझे भी 2 चीज़ सोचनी पड़ती है, मेरी इंस्टीट्यूट चलाने का खर्च कितना है, कॉस्ट, और मैं उस इंस्टीट्यूट से क्या कमा पा रहा हूँ, रेवेन्यू। ओके, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड-19 महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो सिलेबस कट किया है, रिड्यूस किया है,
उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट का जो टॉपिक है ना वो आपको नहीं पढ़ना है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे समझ रहा है? बोर्ड मॉडरेटर्स के हिसाब से खर्चे वाला टॉपिक मत पढ़ो, गवर्नमेंट चोर है, बोली सिर्फ कमाई वाला टॉपिक पढ़ो, किधर से कमाई होती है बस वो गिनो, मतलब कुत्ते की तरह मुंह मार के कमाई गिनते जाओ, खर्चा मत देखो, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि कोविड-19 चल रहा है ना, इसलिए तो खर्चा नहीं पूछेगा, कमाई देगा। तो आपका अच्छे से एक टॉपिक कम हो गया, तो अब ये टॉपिक भी आएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आपका एक पूरा आधा टॉपिक ही खत्म कर दिया ना, भाई ये मत पढ़ो, तो उसको टच करने की जरूरत ही नहीं। तो अब भी हम सिर्फ इतना ही सोचे कि ये क्लासेस चलाने के लिए हम लोग कमाई के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं। एक्चुअली तो किसी और की कमाई के बारे में ऐसा पंचायती करना अच्छी बात नहीं है, पाप लगता है। अरे किसी और की इनकम का है वो गिनने बैठने का है, ये गंदी बात है। लेकिन इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है। मतलब बैठे बिठा है किसी और की इनकम की पंचायती करोगे, देखो आप तो बहुत भरे रहोगे, मैं तो बहुत शैतानी दिमाग था, मुझे आज भी वो दिन बराबर याद है। व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, जब मैं 12th में था और मेरे क्लासेस में सुबह 7 बजे का लेक्चर था, 7:20 तक सर नहीं आए थे, तो 20 मिनट एक्स्ट्रा थी, सब लोग बातें कर रहे थे। और मेरे उन दिनों में हमारे क्लास में ना म्यूजिक सिस्टम होता है क्लास के अंदर, मतलब अगर सर लेट आते हैं तो थोड़ा स्लो म्यूजिक बजते रहता है, एंजॉय करो। मोबाइल तो थे ही उस वक्त, तो कुछ लोग गाना सुन रहे थे, कुछ लोग बातें कर रहे थे, सब चल रहा था। और मेरे दिमाग में एक अचानक सी बात ऐसी आ गई उस दिन, सुबह 7 बजे का लेक्चर हमको आ जाने का और सर अपनी मर्जी से आराम से आते हैं और हम कुछ बोल भी नहीं सकते सर, मतलब 20 मिनट बाद आएंगे तो भी हमको तो खड़े होकर गुड मॉर्निंग सर करना है विथ रिस्पेक्ट, गुस्सा भी नहीं कर सकते, तो सुबह सुबह हमारा दिन बिगाड़ा खुद आराम से आते हैं। तो मेरे दिल में अंदर से एक जलन स्टार्ट हुई कि यार ये तो जबरदस्त है यार, एक तो अपने को पैसा भी देने का, ऊपर से सुबह सुबह आ भी जाने का उनका सोबड़ा देखने, और ऊपर से वो लेट आए, हम कुछ बोल भी नहीं सकते, उनकी खुला दादा की इतना रिस्पेक्ट को देने का इसको। तो अंदर से एक आवाज़ आई कि उनका स्टेटस काफ़ी बड़ा है ना अपने से, तो सोचने बैठा कितना बड़ा है। यहाँ से तो दिमाग में क्या आया, मेरे बेच में कितने स्टूडेंट्स हैं ना वो मैंने गिन लिया, ऐसे कितने बेच वो सर लेते हैं वो गिन लिया, मैं कितनी फीस पे करता हूँ वो गिना, नहीं समझा, तो सबका उतना फीस गिन लिया। तब समझ में आया कि उस जमाने में वो सर एक साल का 80 लाख रुपया कमा रहे थे। When I was in 12th standard, 80 लाख रुपीस, और अपनी औकात तो 800 रुपया कमाने की नहीं थी। तब समझा कि भाई उसको रिस्पेक्ट देने का बराबर है। वो 20 मिनट नहीं, वो 20 घंटे भी बढ़ा दिखा है ना, तो अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि 80 लाख रुपया किसको पड़ेगी एक साल का। और वहां से उनका फेयर हो गया, और उसके बाद तो उनके साथ इतना अच्छा रिलेशन रखा मैंने, इतनी प्यारी दोस्ती कर ली। एक बहुत बड़ा नाम था ये अकाउंट्स के लिए, यहाँ से मैं नहीं बोल पाऊंगा। एंड बिफोर 2 years नाउ ही इज नो मोर, ही इज एक्सपायर्ड। लेकिन तब तक हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन, और लोग जेलसी फील करते थे इस बात से कि मेरी रिलेशन उनके साथ इतने जबरदस्त, क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती थी, बहुत बड़ी, मैं हस्ती बोल रहा हूँ, शख्सियत, ग्रेट पर्सनालिटी, मैं नाम नहीं बोल पाऊँ। बाकी आपके जितने भी प्रोफेसर ना वो सब उनको पहचानते, इंक्लूडिंग सेठी से कभी मिले नहीं उनको, बाकी मेरे तो उनके साथ बहुत अच्छे पर्सनल रिलेशन, फीदा हो गया मैं उनके ऊपर जब ये समझ में आया कि उनकी इनकम हो माय गॉड। मैं उसके बाद कभी सोचा नहीं कि इनका कभी उनके ऊपर कभी गुस्सा निकालने का, उनका भी इंसल्ट करने का, क्योंकि अपनी औकात ही वहाँ तक नहीं जाएगी। फ्रेंड्स, ये बात यूं ही नहीं निकाली, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर करियर ऑल्सो। आप भी 12th में हो, सुबह का लेक्चर है, फर्क ये है कि मैं लेट नहीं आया हूँ, आप लोग लेट आए। लेकिन कभी अगर उस कोने में बैठे बैठे मन होता है ना कि सारे कार्टून को हमको सुनने का, वो जो इंसल्ट कर हमको सहन करेगा, तो एक बार वहाँ पे बैठ के सोचने का कि आप जहाँ बैठे हो वहाँ से ये जो स्टेज है वहाँ का डिफरेंस कितना है।
मैंने स्टार्टिंग में दिस चैप्टर में एक 10 मिनट का एक चीज समझाई है कि कंज्यूमर को समझना आसान है क्योंकि आप कोई कंज्यूमर हो, पर बिजनेसमैन को समझना डिफिकल्ट है क्योंकि आप अभी भी उसी बेंच पे बैठे हो, एक कंज्यूमर ही हो और आप पंचायती मेरे बारे में कर रहे हो। अरे समझा फ्रेंड्स, इतना ओपनली आपको कोई नहीं समझाएगा ये सब चीज। तो गिव द हेडिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। Concepts of revenue. अब मैं देखो, अब लिखना बहुत कम है, लिखना बहुत कम है और यहाँ से इतना ओपन हो जाना कि बहुत जल्दी बहुत सारी बातें समझ में आनी चाहिए। तो स्टार्ट, मैं स्टार्ट मतलब हम यहाँ बैठे बैठे क्लासेस की कमाई की पंचायती करने वाले हैं। बाहर जाके पूछने का कुछ नहीं, सिर्फ अक्कल चलाने का। मतलब जाके पूछेंगे सर प्रशांत ऐसा बोला, आप इतना कमाते हो, ऐसा पूछने का नहीं, समझ लेने का। स्टार्ट विथ रेवेन्यू रेफर्स टू, रेवेन्यू refers to REFER is revenue refers to total amount received, total amount received by a firm, FIRM business firm, total amount received by a firm from the sale, यहाँ पे सेल का स्पेलिंग from the sale, very good, SALE, from the sale of, from the sale of, from the sale of a given commodity, from the sale of a given commodity at a given price, at a given price in market, at a given price in market। देखो रेवेन्यू का सीधा हिंदी होता है कमाई। अगर मैं इस इंस्टीट्यूट की कमाई की बात करूं, जिस इंस्टीट्यूट में हम अभी बैठे हैं, अगर मैं इस इंस्टीट्यूट की कमाई की बात करूं, इस बिजनेस फर्म की कमाई की बात करूं, तो इसका आसान मतलब क्या समझेगा? तो बोले टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस इन मार्केट। मार्केट में जो प्राइस पे आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है, उसका जो पैसा हम रिसीव करते हैं वो सबको टोटल कर दो, हमें इस इंस्टीट्यूट की कमाई समझ में आएगी। बात को अच्छे से परफेक्ट लेवल पे लेकर जाने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट का रेवेन्यू ना उसको 3 हिस्सों में बांट रहे हैं ताकि आप प्रोफेशनली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ठीक से बात को समझो। तो अवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट राइट डाउन टोटल रेवेन्यू, शॉर्ट फॉर्म बनेगा TR, टोटल रेवेन्यू TR। Underline right now. Total revenue refers to, total revenue refers to total receipts, RECEIPTS, total receipts of a firm, total receipts of a firm by selling the total output, by selling the total output by selling the total output, output मतलब जो सामान हमने प्रोड्यूस करके बनाया था मार्केट में बेचने के लिए, by selling the total output in market अब एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखो,
आर इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड इनटू प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड इनटू प्राइस। अब मैं पहले ही कुछ लोगों की माफी मांगू, अगर सच में ईमानदारी से सुबह सुबह इस इंस्टीट्यूट की कमाई समझनी है, चलो मैं आपको भी सिखाऊं। ज्यादा नहीं सोचने का, तुरंत की तुरंत समझ में आए ऐसी बात होगी। एक बैच में अगर मैं सिर्फ 50 स्टूडेंट्स गिनता हूँ, 50 स्टूडेंट, ओके, और ज्यादा फीस भी नहीं सोचूं, सिर्फ 12,000 फीस सोचते हैं, 12,000 फीस पर स्टूडेंट, तो प्राइस क्या हुआ? प्राइस क्या हुआ? 12,000। क्वांटिटी सप्लाई क्या हुआ? 50। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 50, इट्स 6 लाख रुपीज। नहीं? हाँ या ना? हाँ, मतलब आप लोग हमारे लिए 6 लाख रुपया हो। आप अपने घर वालों के लिए शायद 6 रुपया भी नहीं होंगे, इसलिए सुबह सुबह आपको भेज दिया, जाओ। और हम यहाँ पे विद स्माइल, स्वीट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जोक भी सुनाते हैं, शूटिंग वूटिंग लेते आपका, हाँ, क्योंकि आप लोग हमारे लिए 6 लाख रुपया हो और थोड़ा बड़ा सोचते हैं। ये तो एक बैच की बात हुई, हाँ या ना? 12th के हमारे पास 5 बैच है, जल्दी सोचो, 30 lakhs, ये तो 12th की बात हुई। ऐसा 11th के लिए सोचते हैं, ऐसा TY BCom के लिए सोचते हैं, ऐसा H5 BCom, SY BCom, BF, BMS, समझ रहा है? और ये तो लॉकडाउन में सोच रहे हैं, तो बगैर लॉकडाउन, वेरी नाइस फ्रेंड्स। बाहर जाके पूछने का नहीं, ये 4 दीवार के अंदर की बात है, लेकिन फैक्ट है, अगर नॉर्मल सिचुएशन हम देखें ना, नॉर्मल सिचुएशन, तो इस इंस्टीट्यूट के पास टोटल 30 बैच है, 30। कितने बैच सुना आपने? 30। अगर एक बैच से मैं 6 लाख रुपया गिनता हूँ, तो द अमाउंट reaches up to 6 lakh multiplied by 30 batch. Yes, 1 crore 80 lakhs per year. Very nice. अगर इसमें से आप बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप इसमें से सपोज बोल रहा हूँ, सपोज 1 साल का इस इंस्टीट्यूट चलाने का खर्च, क्लासरूम का भाड़ा, लाइट बिल, प्रोफेसर का पेमेंट, स्टाफ का पेमेंट, स्टेशनरी, ये वो, दिस दैट, अगर ये सब मिलके आप 1 CR निकाल दो, 1 करोड़ रुपया निकाल दो, चलो, तो भी ये जो बिग बॉस है ना, इनका प्रॉफिट पर ईयर, मतलब अगर ये चाहे ना, तो ये हर 1 साल में एक सुपर फ्लैट खरीद सकते हैं। अगर इसे तो ये हर 1 साल में एक और ही कार खरीद सकते हैं। यस और नो? यस। और फिर भी जब सामने बाहर मिलते हैं ना, तो यूं ही सिंपल सा फोन लेके, कभी कभार तो बाहर बाइक पे बैठे होते हैं, कभी कभार यूं ही खड़े होते हैं, हाँ सर कैसे चल रहा है। आप जब वहां पर कोने में बैठे बैठे कभी कमेंट पास करते हो ना, जो बंदा यहाँ पे आके खड़े उसके ऊपर 10 बार सोचने का कि आप जिसके ऊपर कमेंट पास कर रहे हो, बंदे का लेवल क्या है। अरे कुछ समझा? और मैं बहुत शाना हूँ, ये मैंने उनकी पंचायती करवाई, उनकी नहीं। कुछ समझा आपको? ही इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। मुझे उनकी कुछ चीज़ें बहुत ज़बरदस्त पसंद है, बहुत ज़बरदस्त। वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे लेक्चर किया ना, फर्स्ट टाइम लेक्चर के लिए जब आया था, पहला लेक्चर जो मेरा था जीवन, वो दिन मैं कभी नहीं भूलता हूँ, नेवर इन माई लाइफ। जब कार ने एंट्री मारी, ओके, ऑफिस में सभी सीट फुल थी,
सभी प्रोफेसर स्टाफ सब बैठे हुए थे और शेट्टी सर खुद अपनी चेयर छोड़कर, जब मैं कार एंट्री मारी तो नीचे उतर के मुझे रिसीव करने आए और बाद में उन्होंने जिस चेयर पे वो बैठे थे वो चेयर पे मुझे बिठा दिया। बोले सर बैठिए। मैं सर आप क्या कर रहे हैं? बोले सर बैठिए। सो डाउन टू अर्थ, क्योंकि बाकी कोई तो पहचानता नहीं था, तो बाकी सब थोड़े सोच में पड़ गए है ना। सर खड़े होकर इसको बिठा रहे और छोटा बच्चा था, अरे अभी भी ऐसे ही है, ये तो ये निकाल दो तो आज भी किसी को पता ना चले। अगर ये निकाल के मीठी भाई कॉलेज चले जाऊँ, आज भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड बना लूँ, आज भी 100% श्योर। नाजुक सा तो हूँ, इतू सा तो हूँ, यहाँ से शुरू होता हूँ, यहाँ पे तो खत्म भी हो जाता हूँ। फ्रेंड्स वेरी डाउन टू अर्थ इससे मेरे को पता नहीं चलता है। बाकी 80 लाख का प्रॉफिट पर एनम, इट्स टोटल रेवेन्यू। आ रहा है समझ में? फक्र महसूस करो कि आप यहाँ पर बैठे हो। फील प्राउड अबाउट योरसेल्फ कि आप जिन लोगों के साथ टच में हो आज की तारीख में, किस लेवल पे। ओके, तो इट इज नथिंग बट टोटल रेवेन्यू। लिखा फॉर्मूला, लिखा फॉर्मूला लिखा। अब थोड़ा इसको और आगे बढ़ाऊं प्रोफेशनल अप्रोच में। तो सेकंड कॉन्सेप्ट आएगा एवरेज रेवेन्यू। ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म आएगा AR, AR रहमान नहीं, AR। Average revenue refers to total revenue per unit, total revenue per unit of output sold in market, or unit of output sold in market. अब ये मिलेगा कैसे? तो वो लिखा हो पर यूनिट। मतलब एक एक यूनिट के ऊपर आप क्या कमाते हो, एक एक चीज पे क्या कमाते हो, एक एक चीज पे। देखो इसका एग्जांपल तो आपको पहले ही समझ में आ चुका है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये इंस्टीट्यूट का टोटल रेवेन्यू 1 करोड़ 80 लाख है, बराबर है, और 30 बैच है, तो हर एक बैच से ये इंस्टीट्यूट क्या कमा रहा है? 6 लाख। नहीं समझा? हमारा टोटल रेवेन्यू, टोटल कमाई 1 करोड़ 80 लाख है और 30 बैच को पढ़ाते हैं हम, मतलब एक साल में 30 बैच टोटल सप्लाई करते हैं। तो एक बैच से क्या कमा रहे हैं? यहाँ पे क्या किया? डिवीजन किया, डिवाइड। 1 करोड़ 80 लाख डिवाइड बाई 30। अरे समझा? तो हर एक बैच की कमाई हमारे लिए, हर एक बैच 6 लाख रुपया है फ्रेंड्स, हर एक बैच 6 लाख रुपया है। अरे समझ रहा है? ऐसा इसका मतलब निकलता है। हाँ, कुछ बैच जो CA लेवल पे चल रहे हैं उसकी फीस ज़्यादा भी होती है, उसमें कमाई ज़्यादा भी होती होगी, और कुछ बैच पे स्टूडेंट कम भी होते होंगे, उसकी फीस कम भी होती होगी। पर एवरेज हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हर एक बैच हमारे लिए 6 लाख रुपये। आया समझ में? इससे सुबह सुबह ना होकर आ जाते हैं अपना फुकड़ा दिखाने कि आप 6 लाख रुपया हो, तो वैल्यूएबल। आया समझ में? यस। तो राइट डाउन, इट इज ऑब्टेन। ये मिलेगा कैसे अमाउंट? इट इज ऑब्टेन, OBTAINED, ऑब्टेन। कैसे मिलेगा ये चीज? इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग, इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग total revenue. It is obtained by dividing total revenue by divided by total quantity supplied, by total quantity supplied. फ्रेंड्स इसका अच्छे से एक फॉर्मूला बन रहा है, AR इक्वल टू TR अपॉन PQ। कोई समझ पाएगा क्या होगा ये? एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। अपने लिए एग्जांपल समझो, कितना था? 1 करोड़ 80 लाख अपॉन टोटल क्वांटिटी बेच कितने थे? 30। समझा? हर एक बेच 6 लाख रुपये का कमाई करके दे रहा है। आया समझ में?
अगर मैं इसको थोड़ा और आगे अच्छे से लेकर जाऊंगा तो our third concept is marginal revenue. AMR. मार्जिनल मार, अरे मतलब जिनल नाम की लड़की को नहीं मार रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू AMR. आपको पता है मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल, एक्स्ट्रा. राइट नाउ मार्जिनल रेवेन्यू refers to marginal revenue refers to the net addition, NET, net ADDITION, addition, net addition made, MADE, net addition made to total revenue, net addition made to total revenue, net addition made to total revenue by selling one more unit of output, by selling one more unit, by selling one more unit, by selling one more unit of output in market, by selling one more unit of output in market. पहले मेरा एग्जांपल सुनो, बाद में फॉर्मूला पे जा रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा कंफ्यूजिंग है. मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा, एडिशनल. सपोज हमारे पास अभी 30 बेच है और हम लोग 1 करोड़ 80 लाख कमा रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ. अब अगर हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए CA-CPT का बैच शुरू हो रहा है, CS फाउंडेशन का बैच शुरू हो रहा है, जिसमें 50 स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, आराम से हम ले पाएंगे. और एक स्टूडेंट का फीस, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक स्टूडेंट का फीस अगर सपोज 20,000 है. अब आपको यहाँ पे समझना होगा, 20,000 रुपया एक स्टूडेंट की फीस बोल दिया हमने, बराबर है. 50 स्टूडेंट का बैच है, कितना हुआ, कितना हुआ, एक बैच से कितना हुआ, 10 लाख रुपया. वेरी गुड. एक मिनट सुन लो, 30 बैच के ऊपर का ये एडिशनल बैच है, नहीं समझ रहा है, ये एडिशनल बैच है. 30 बैच तो जो है वही, अरे FY ACU TY BCom ऐसा वो सब मिलकर 30 बैच तो है. अब हम बोल रहे CA फाउंडेशन का अलग बैच किया, उसमें 10 लाख कमाने वाले. CS फाउंडेशन का अलग से बैच किया, उसमें 10 लाख कमाने वाले. तो ये 10 और 10 20 लाख एडिशनल इनकम हुई, 2 एक्स्ट्रा बैच से, क्योंकि अब हमारे पास 32 बैच है. समझा? थोड़ा ध्यान से सुनना. अगर मैं अपनी टोटल इनकम को डिवाइड बाय 32 करूंगा तो वो एवरेज रेवेन्यू आएगा. अरे अब हम 2 करोड़ कमा रहे हैं, ये सुनो, टोटल रेवेन्यू 2 करोड़ है, डिवाइड बाय 32 करूंगा तो एवरेज रेवेन्यू निकलेगा. मैं यहाँ पे एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे समझना है कि जो एडिशनल बैच हमने शुरू की है उससे हमें एडिशनल कमाई क्या होगी. तो 2 बैच एडिशनल शुरू की है एक्स्ट्रा CS के लिए, उसमें से हम 20 लाख अब एक्स्ट्रा कमाने वाले. आ रहा है समझ में? अक्लमंद बिजनेसमैन को ये सब चीजें समझ में आनी ही चाहिए. फ्रेंड्स, इसमें से कोई बात ऐसी नहीं जो सर ने मुझे बताई. मैंने कभी सर को नहीं पूछा सर कितने बेच है, आप क्या फीस लेते हो, कभी नहीं पूछा मैंने. जरूरत ही नहीं पूछने की, देख के समझ में आ रहा है. जब मैं 12th में था तब मैंने उस सर को भी नहीं पूछा था. हाँ, व्हेन आई वाज इन SY BCom और जब हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो गए कि मैं उस सर के साथ पर्सनली जाके उनकी कैबिन में बैठ के चाय पी सकता था उनके साथ. मतलब सर और स्टूडेंट का रिलेशन इतना अच्छा. तब मैंने मजाक में एक बार बोल दिया था कि सर आप सच बताना, आप एक साल में 80 लाख कमाते हो ना, घर पे प्रॉफिट लेके जाते हो ना. तो उनकी आंखें भर गई. बोलिए तूने कैसे किया कि मैं CA को पहचानता है? मैंने कहा कोई CA को नहीं पहचानता सर, लेकिन जो समझ में आता है देख के वो तो समझ में आता है ना. तब उन्होंने मुझे बोला कि मेरे वहाँ पे अकाउंट्स पढ़ाएगा. मैंने आई वाज इन SY BCom TY BCom उन्होंने बहुत फोर्स रिक्वेस्ट किया कि मैंने एक बार सोच लिया, अकाउंट्स पढ़ाएगा, मैथ्स पढ़ाएगा, सोच नहीं मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं. और इको का कीड़ा घुस चुका था ना यहाँ पे, तो निकलेगा कैसे. कहने का मतलब ये सब चीजें पूछो मत, ऑब्जर्वेशन.
देख के समझना चाहिए हाँ ऐसा कुछ होगा, ऑब्जर्वेशन। ओके, तो एडिशनल जो 2 बेट्स होती है उसकी एडिशनल कमेंट नहीं है। उसके लिए अब यहाँ पे 2 तरह के फॉर्मूला है, 2 में से जो भी आते हैं एक्चुअली दोनों याद रहने चाहिए। ओके, हमने लिखा है द नेट एडिशन मेड, जो एक्स्ट्रा हमने काम किया उसकी जो एक्स्ट्रा कमाई हुई उसको हम गिन रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अच्छे से समझ आता है। तो फॉर्मूला कुछ यूँ बनेगा, MR इक्वल टू डेल्टा TR अपॉन डेल्टा TQ। समझा रहा हूँ, ये डेल्टा का मतलब क्या पढ़ने का, एक बार सिखाया था, चेंज। बोलो अपना टोटल रेवेन्यू कितने से चेंज हुआ है? 20 लाख से। वेरी गुड। अरे 20 लाख से चेंज हुआ है, 1 to 80 लाख से अब 2 करोड़ है, तो 20 लाख का फर्क पड़ा, तो 20 लाख को ऊपर लिखेंगे। अच्छा, टोटल बेच कितना चेंज हुआ? 30 से 32, तो 2 बेच चेंज हुए, मतलब 2 बेच बढ़े, तो 20 लाख डिवाइड बाय 2। अरे समझा, मतलब जो नया बेच हमने शुरू किया एडिशनल, अब उससे हम एक्स्ट्रा 10 लाख कमा रहे हैं। अरे समझ रहा है, ऐसा इसका मतलब निकल रहा है कि अब 2 बेच से हम 10 लाख एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, मतलब 20 लाख एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। आर यू गेटिंग? अगर इसको ऐसे नहीं समझना हो तो एक और तरीके का फॉर्मूला है जो चैप्टर 2 में था, जो मैंने आपको उस वक्त नहीं सिखाया था। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n-1 यूनिट। इसको ब्रैकेट में रखते हैं n-1। ओके, इसको ब्रैकेट में रखते हैं n। एग्जांपल समझा रहा हूँ, टोटल जितने बेचे ना वो n। ओके, अरे समझ रहा है? और जितने बेच लास्ट ईयर थे तो n-1, एक बेच का फर्क पड़ गया। अरे समझ रहा है? एकदम सिंपल एग्जांपल समझाऊं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये साल हमारे पास 32 बेच है, उसका टोटल रेवेन्यू कितना होना है? 2 करोड़। अरे टोटल 32 बेच है, उसका टोटल इनकम 2 करोड़। गए साल, मतलब एक साल पहले की बात कर रहा हूँ, एक साल पहले n-1 में एक साल पहले की बात कर रहा हूँ, कितने बेच थे? 30 बेच थे। और टोटल कमाई क्या थी हमारी? 1 करोड़ 80 लाख। तो 2 करोड़ माइनस 1 करोड़ 80 लाख, 20 लाख हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। ये n-1 का मतलब एक साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये साल 2 करोड़ कमा रहा हूँ, गए साल 1 करोड़ 80 लाख कमा रहा था, तो 20 लाख एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। फ्रेंड्स, जिनको समझना हो ना, विद इन अ मिनट समझा रहा हूँ। चैप्टर 2 में जब आपने लॉ ऑफ बीएमयू पढ़ना होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, तो वहाँ पे ऐसा एक फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर्मूला कुछ यूं है, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1 यूनिट। सर वीडियो लेक्चर में समझाया है? नहीं समझाया है, क्योंकि वीडियो लेक्चर में मैं ऊपर से नीचे भी गिर जाता और 50 बार समझा था, समझ में नहीं आता। बेटर है यहाँ पे तुरंत समझ में आना चाहिए। सपोज मैंने 7 बार कबीर सिंह मूवी देखा और मुझे टोटल, सपोज एक एग्जांपल देना, 30 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला, बराबर है? तो जब मैंने 7 में से 1 कम कर दो, 6 बार देखा था, अरे समझा? 6 बार जब देखा था तो मेरा टोटल यूटिलिटी 28 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन। तो 7वीं बार अकेला जो देखा उसमें एक्स्ट्रा खुशी कितनी मिली? तो बोले 2 यूनिट। वीडियो लेक्चर में मैंने पूरनपोली का एग्जांपल दिया है कि मैं मेरे ससुराल गया था और सासू माँ ने पूरनपोली खिलाई। अरे वो सब वीडियो लेक्चर देखो आप फ्रेंड्स, यू विल एंजॉय इट। ऐसे ऐसे एग्जांपल दिए ना इंटरेस्टिंग, यू विल एंजॉय इट। पहली पूरनपोली सासू माँ खिलाती है, दूसरी पूरनपोली सासू माँ खिलाती है, तीसरी पूरनपोली सासू माँ खिलाती है, चौथी पूरनपोली फियांस आके खिलाती है जबरदस्ती, 5वीं पूरनपोली साली आके खिलाती है, जीजू एक मेरी तरफ से, मेरी तरफ से। इतने प्यार से उस दिन समझता है कि साली आधी घर वाली क्यों होती है। और जब छठी पूरनपोली का अवतार आता है तो ससुर आता है तंबाकू सामान, लीजिए एक मिनट, पेट भर गया इतना, मेरा कैपेसिटी तो देखो कितना है। वहाँ पे एग्जांपल एकदम क्लियर हो गया था कि पहली 5 पूरनपोली खा के मेरा जो सेटिस्फेक्शन था इट वाज 25 यूनिट्स, और छठी जो ससुर की पूरनपोली आई, लीजिए एक मिनट, उसका टोटल यूटिलिटी था 28 यूनिट्स। तो 6 पूरनपोली का टोटल 28 यूनिट्स माइनस 5 पूरनपोली का 25 यूनिट्स,
तो ससुर की पूर्णपुरी से एक्स्ट्रा खुशी कितनी मिली? बोले 3 इमेजेस। फ्रेंड्स ऐसा एग्जांपल मैंने डिटेल में समझाया और उसके बाद कबीर सिंह के एग्जांपल पे गया हूँ मूवी के लिए। ऐसे चुन चुन के एग्जांपल दिए कि अगर समझ लिया तो इको से ज़्यादा सुपर सब्जेक्ट कोई नहीं और उसके तो पैसे लेता हूँ शेख से। तो उनका जो भी टोटल रेवेन्यू है उसमें कुछ हिस्सा मेरा भी है। समझा? फ्रेंड्स अच्छे से दोनों फोटो लिख लीजिए, दोनों फोटो लिख लीजिए अच्छे से। और वो बिना ये के बिना